जहाँ तक आंसर सेकेंड ही होगा, जहाँ तक मतलब अभी देखते हैं। देखिए ये एक वेइंग मशीन पे रखा है, तो वेइंग मशीन को अगर हम देखें तो क्या क्या फोर्सेस अभी लग रहे होंगे इसके ऊपर, बताइए अभी क्या क्या लग रहे होंगे। भाई एम मास का ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ है, विच इज प्लेस्ड इन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अप विद एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे बताइए, सिर्फ इसका बताइए, वेइंग मशीन के साथ क्या आ रहा होगा। हाँ एम जी नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। नेट फोर्स जीरो तो नहीं है यहाँ, है ना, बोलो। हाँ तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब नेट फोर्स कितना है ये F बताएगा हमें नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है ना, अरे ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, तो ऊपर की तरफ कितने फोर्स से जा रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें। पूछ क्या रहा है, रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन, तो ऊपर कितने फोर्स से जा रहा है ये कैसे पता चलेगा। खड़े हो जाओ वेइंग मशीन पे, 40 किलो को तो 400 न्यूटन दिखाती है वो, कोई मशीन ऐसी देखी है फिर। तो चलिए आप एक्सेलरेशन को भूल जाइए, अब बताइए वेइंग मशीन में रीडिंग कितनी होगी अगर इसको रखते हैं तो एम। तो अगर ऊपर ना मूव कर रहा होता तो आंसर ये होता। हाँ अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि अब ऊपर जा रहा है तो फिर खाली वेट ही नहीं है जो डाउनवर्ड काम कर रहा है। ऑप्शन ए होना चाहिए, कैसे आएगा मतलब। हाँ 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 बताओ। दो माले पे चले जाओ या एक माले पे, मतलब रीडिंग तो सेम ही आएगी। अरे लिफ्ट में रखा है ऊपर जा रहा है, उसमें हाँ तो सर वही, तो सेम वही रीडिंग थोड़ी सी हो जाएगी, मास तो सेम ही रहेगा। करें रीडिंग सेम आएगी। तो वैसे मास थोड़ी बदल जाएगा। एक्सेलरेशन से अफेक्ट होगी नहीं होगी रीडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अफेक्ट होती है नहीं होती है रीडिंग, बोलो। नहीं होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अफेक्ट होती है रीडिंग या नहीं। सर वेट है कि मास है? अरे यार सिंपल वेट पूछ रहे हैं, रीडिंग ऑफ वेट बोल रहा है, देखो यहाँ मतलब तुम लोग इतने गधे हो और हमसे बार बार पूछ रहे हो मास की या वेट की, क्या लिखा है। वेइंग मशीन की रीडिंग पूछ रहा है सिंपल, हाँ। तो उस वेइंग मशीन को अगर हम एक्सेलरेशन ऐसी लिफ्ट में उठा के रख दें जिसमें जो एक्सेलरेटेड हो ऊपर की तरफ, तो क्या रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हैं। देखो ध्यान से हम बनाते हैं FBD, ये बहुत गलत बात है, चिंताजनक बात है आप लोग जो आज कर रहे हैं। आप लोगों ने सीरियसली या तो वीडियो नहीं देखा है तो फिर ऐसे ही देखा है, मतलब FBD आप नहीं बना पा रहे हैं। बताओ इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं। सबसे पहला इसका वेट नीचे mg काम कर रहा है, ऊपर इस नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। बताओ अगर, अब सुनो ध्यान से, अगर ये अगर ये अगर ये ऊपर मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, देन n शुड बी इक्वल टू mg, बोलो। और इसी से रीडिंग आती है कैसे, आप n को डिवाइड कर दीजिए g से तो m आ जाता है, बोलो। ये सब पता है हमको, है ये तो होता है। अब सिनेरियो ये नहीं है, सिनेरियो ये है कि ये भाई साहब ऊपर मूव कर रहे हैं, और अगर ये मूव कर रहे हैं देन n कैन नॉट बी इक्वल टू mg, बोलो। n mg के बराबर कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है। अरे यार सुनते जाओ ध्यान से, समझना बहुत ज़रूरी, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। हमने इनको उठा के क्या किया, एक उसके अंदर रख दिया लिफ्ट के अंदर, और दैट लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। इसका मतलब नेट फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तभी तो ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब n बड़ा होगा mg से, अरे इसका n बड़ा होगा, जाहिर बात है, दो फोर्स लग रहे हैं तो एक को तो बड़ा होना पड़ेगा तभी तो ऊपर मूव करेगा। इसका मतलब अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो mg माइनस n करें या n माइनस mg करें, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया है ऊपर की तरफ वो क्या है, वो है n माइनस mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स, उसी फोर्स ने ये एक्सेलरेशन जनरेट किया होगा, बोलो। उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया है। तो अब हम सिंपल लॉ लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। एफ कितना अभी निकाला हमने, रिजल्टेंट n माइनस mg,
m कितना है, m तो m ही है, मास m है, एक्सेलरेशन a है। अब बताइए एक्सेल वो कितना आ जाएगा, फोर्स n इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी आ गया, ये आ गया फोर्स। क्लियर है। लेकिन न्यूटन में तो हमें रीडिंग मिलती नहीं है, रीडिंग किस में मिलती है, रीडिंग मिलती है जी से डिवाइड करने पे। तो इसको पूरे को हम जी से डिवाइड कर देंगे। बोलो समझ में आया। तो, यस सर। तो कौन सा आंसर है, पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, सेकंड है। हाँ, देख लो इसको ध्यान से, इसमें कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो बताओ, फिर से बता दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। क्लियर। क्यों नहीं हो पा रहा था, हम सिंपल एफबीडी नहीं बना रहे। एफबीडी बनाया, कोई इसमें स्यूडो फोर्स लगा है, स्यूडो फोर्स की बात की हमने इसमें, कोई ना ही करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, स्यूडो फोर्स तब आता है जब, कोई बताएगा, अब नहीं बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखें कौन बताएगा स्यूडो फोर्स कब आएगा। सर जब कोई अगर एक मिनट के अंदर वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। और कोई, अब रिजुल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहा है, और कोई बोलेगा स्यूडो फोर्स कब आएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं, ये कहाँ पहुँच गए। हाँ, सर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, अक्षत को बोलने दो, अक्षत को बोलने दो। हाँ अक्षत बताओ अब। क्या बता रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर मूव कर रहा है सर, तो एक पर्सन उसको लिफ्ट के अंदर से देख रहा है सर, और एक पर्सन बाहर से इसको सिंपली बेटा इतना बोलो कि ऑब्जर्वर जब आएगा, जब ऑब्जर्वर आएगा तब स्यूडो फोर्स और नॉन स्यूडो फोर्स की एंट्री होगी। जब तक ऑब्जर्वर नहीं है तब तक हम स्यूडो फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वर ही तो आता है तभी तो बात होती है कि वो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और बॉडी कहाँ खड़ी हुई है। इसको याद रखिए, स्यूडो फोर्स में ऑब्जर्वर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपीयर होता है ना स्यूडो फोर्स तो, और अपीयर हो रहा है तो किसको हो रहा है, कोई वो जिसको महसूस हो रहा है वो होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन है, वो है ऑब्जर्वर। तो जब तक ऑब्जर्वर नहीं आएगा तब तक स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है। और ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जिसको देख रहा है वो, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एक तो ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है और स्यूडो फोर्सेस का मतलब फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मसला है। तो खाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं है जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगा। तो इसको टू द पॉइंट आपसे कोई पूछे तो कहते हो ऑब्जर्वर होना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वर नहीं है, अगर ऑब्जर्वर को ले आएंगे तो फिर हम स्यूडो फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग आपको बता भी चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, सही बात है। तो मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये फोर्सेस, जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। बॉक्स के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं ये देखिए यहाँ पे। सबसे पहले बॉक्स जहाँ पे इंक्लाइंड है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। क्लियर है। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, इस पे आते हैं। ये हमने लाके बॉक्स रख दिया, ठीक है, एम मास का बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे सबसे पहले ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, सरफेस की वजह से। ठीक है, इसका वेट यहाँ काम कर रहा होगा, बोलो सही है, एम जी, बोलो इतना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है। अब देखिए ये बॉक्स जो है वो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं साफ साफ। एक ये फोर्स वेक्टर जो उसका वेट की वजह से नीचे है, और एक ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर है। इस बॉक्स की जो मोशन है वो इन दोनों के बीच में ही होगी कहीं ना कहीं। बोलो, बता चुके हैं ना रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ये क्लियर है। उस इन दोनों के बीच में एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो मूव करेगा बॉक्स, वो इधर इधर नहीं भाग सकता। क्लियर है, इनके बीच में ही मोशन होगी ना उसकी, ऑब्वियस सी बात है। दो वेक्टर हैं, उसको इधर की तरफ, ये इधर की तरफ है, तो ये बीच में ही कहीं मूव करेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसमें mg, ये mg इसकी तरफ लग रहा है। अब ये जो mg का वेट है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो इसको उड़ा के नहीं ले जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है भाई, नॉर्मल रिएक्शन इसको उड़ा के नहीं ले जाएगा। इसका मतलब है ये जब स्लाइड करेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं mg के ही कंपोनेंट जिम्मेदार हैं। बोलो भाई, ये नीचे आएगा ना, अरे यार सिंपल सी चीज है, क्लियर है, ये नीचे आएगा। अच्छा नीचे आएगा तो ये mg ही जिम्मेदार है ना नीचे खींचने के लिए उसको।
अब mg पूरा का पूरा तो नहीं खींच रहा है, इसका मतलब mg के कंपोनेंट निकलेंगे यहाँ पे जो उसको खींचेंगे। तो अब mg लग ऐसी जगह पे रहा है तो इसके कंपोनेंट कैसे बनते हैं, यानी एक कंपोनेंट mg का ये होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। बोलो ऐसे रिजॉल्व होते हैं ना वेक्टर्स। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते थे भाई, वेक्टर्स को पहले जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट होता था, ध्यान से सुनो, एक इधर लग रहा है फोर्स इस पे, मान लीजिए 5 न्यूटन का, और एक इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। तो उसको फिर हम लोग क्या करते थे, रिजल्टेंट बीच में कहीं जाता था, बोलो रिजल्टेंट निकालते थे। लेकिन अगर मान लीजिए रिजल्टेंट दे रखा है तो उसको भी हमें रिजॉल्व करना आता था नहीं आता था, बोलो इसमें और इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आता था ना। वापस से फिर से ब्रेक करो तो यहाँ पे देखो वही चीज हो रही है, mg दे रखा है, mg दे रखा है और mg को अब हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये दो ओरिजिनल कौन कौन से वेक्टर हैं जिनसे ये mg उसका रिजल्टेंट बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। अब मान लीजिए ये थीटा है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ये थीटा एंगल है। अब अगर ये थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पे, खुद सोचो, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं। ये mg लग रहा था तो mg को थोड़ा और नीचे करके ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए ये 90 होगा, बोलो क्लियर है, अरे ये थीटा है तो ये 90 होगा, सीधा आ रहा है। अच्छा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान से सुनो, अरे ऑब्वियस ही बात है, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा तो ये तो पूरा 90 होगा क्योंकि तो परपेंडिकुलरली रिजॉल्व हुए हैं, ध्यान से देखो, ये देखो पूरा 90 है, ये पूरा एंगल तो 90 है, उसका इतना सा हिस्सा 90 माइनस थीटा तो बाकी थीटा होगा नहीं होगा भाई, ये पूरा 90 है ना, तो इतना 90 माइनस थीटा तो बाकी थीटा बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल हमें मिल गया थीटा, ठीक है, थीटा एंगल मिल गया। आपको पता है कि ये जो एंगल मान लीजिए अगर थीटा होता है तो आपको पता है बेस के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, जहां थीटा है आपको बताया हमने, थीटा वाले के साथ कौन सा वाला होता है, कॉस या साइन, बता चुके हैं भाई। अगर ये थीटा है तो ये वाला 5n कॉस थीटा होता है ना, जो बेस के साथ जाता है वो कॉस के साथ जाता है, और ऊपर वाला होता है 5n साइन थीटा। ये आपको वेक्टर वाले वीडियो में बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, हाँ, कि ये इस तरह से टूटते हैं। मान लीजिए ये बीच में है, ऐसे है, तो नीचे वाला कंपोनेंट जो थीटा के साथ बेस बना रहा है वो कॉस में जाएगा और परपेंडिकुलर वाला साइन में जाएगा, याद है, हाँ वेक्टर। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रही है, ये बेस है, ये बेस है, कौन सा बेस है, अरे ये वाली लाइन बेस है ना, देखो ब्लैक से बना रहे हैं, ये बेस हो गई क्योंकि इसी के साथ थीटा बना रहा है वो। तो बेस के साथ ये mg कितना जाएगा बताइए, mg तो रिजल्टेंट है, तो ये कितना होगा, ये mg cos थीटा होगा, सिंपल है, cos mg cos के साथ जाएगा बेस वाले में, और बाकी जो दूसरा बचा वो कितना हो जाएगा, हाँ mg sin थीटा। अब देखिए ये बॉक्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब n जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, या mg cos थीटा n को बैलेंस कर रहा है, जो भी कहो, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं n बैलेंसेस mg cos थीटा, इसका तो कोई यूटिलिटी ही नहीं है, बेकार है। दूसरी तरफ आ जाइए, यानी mg sin थीटा जो फोर्स आपके पास बच रहा है वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर से खींच लाने में, क्लियर है, बताइए। और इधर उसको अगर खींचने वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब इधर का फोर्स कितना है, 0 है, उधर अगर कोई खींच नहीं रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताओ, mg sin थीटा माइनस 0, और ये किसके बराबर होता है, ma, भाई फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है ना, F इज इक्वल टू ma, तो ये हो गया फोर्स। अगर अब आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन बताइए बॉक्स का, तो कितना आ जाएगा निकल के बताइए, एक्सेलरेशन आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m, यानी कट गया, यानी a आ गया g sin थीटा, g sin थीटा वो एक्सेलरेशन है जो इस ब्लॉक को खींच के ले जा रहा होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई। ये बहुत अच्छा बेस आपका बन रहा है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, जब 11th में आप जाएंगे आप देखेंगे इनको, तो अक्सर बच्चे इनको देख के परेशान हो जाते हैं, कहाँ से रिजॉल्व कर दिया आपने, कहाँ से mg sin थीटा मान लेते हैं, कहाँ से cos थीटा में रिजॉल्व कर दिया। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी आपके पास टाइम, अब अच्छे से देखिए, ये हमने वेक्टर में आपको समझाया हुआ है। हाँ हाँ बेटा बोलो, फिर से बता दें अगर ये कोई दिक्कत है किस, हाँ क्या कह रहे हैं, फिर से बता दें,
mg cos थीटा, ये रिजोल्यूशन वाला ना, रिजॉल्व कैसे किया? ठीक है, ऐसे बेस लिया इसको। हाँ नहीं, इसको बेस इसलिए लिया क्योंकि थीटा यहीं पे आ रहा है ना, जहां थीटा आएगा बेस थीटा के पास वाला होगा, क्योंकि एंगल तो बेस के साथ ही बन रहा है ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमने रूल लगाया है कि बेस एंगल, बेस उसको मानते हैं जिसके साथ थीटा बन रहा हो। तो यहाँ थीटा किसके साथ बन रहा था? इस वाली लाइन के साथ बन रहा था। तो बेस के साथ थीटा जाता है, मतलब बेस के साथ कॉस थीटा कैसे गया, ये समझना चाहते हो? बेस के साथ कॉस थीटा कैसे, ये हमने वेक्टर वाले वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को देखो। तुम लोग यही करते हो, मतलब मना करते हैं कि वीडियो जरूर देखा करो, ऐसा मत करो। वीडियो देखो, वेक्टर वाला वीडियो जो हमने शेयर किया, वेक्टर वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे mg cos थीटा हमने बेस के साथ हम cos थीटा क्यों लेते हैं, और दूसरी वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है उसको हम sin थीटा क्यों लेते हैं, ये हमने उसमें समझाया। वो समझ आ गया। हाँ, और क्या बताओ? ये क्वेश्चन है, हाँ बोलो। क्वेश्चन में वो कैसे उसको मतलब यहाँ से बेस मान लिया पर मतलब वो ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर वो कैसे बना वो बताना। अच्छा अच्छा, पूरा डायग्राम दे रहा है इसमें। ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक सेकेंड। वो तो समझ में आई गई थी कि ये इधर जो आ रहा होगा, ठीक है, मैंने देखा मैसेज भेजा उन्होंने। अब देखिए, हमने ये बताया था कि ये जो mg लग रहा है, ये mg की वजह से ही ये स्लाइड करेगा, लेकिन mg का कौन सा कंपोनेंट इसको स्लाइड कराएगा वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि mg तो बीच में लग रहा है, और इसके दो कंपोनेंट तो आपको ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं अगर आप ऐसे बनाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बोलो, इतना क्लियर है जी? ठीक है। अब भाई ये हमने कंपोनेंट बनाए क्यों? कुछ लोगों को लग रहा होगा कंपोनेंट कहाँ से निकाल देते हैं, कंपोनेंट की क्या जरूरत है? तो कंपोनेंट इसलिए बनाया बेटा क्योंकि mg पूरा का पूरा इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। अगर पूरा एक्ट कर रहा होता तो ये इसी डायरेक्शन में नीचे धंसता चला जाता। बोलो, ऐसा होता ना भाई, ये इसी डायरेक्शन में नीचे धंसता चला जाता, तो फिर हमें क्लियर था। जैसे मान लो अगर ये बॉक्स नहीं होता तो वो सीधे mg काम करता ना, फिर हमें ये सब बनाने की जरूरत थी क्या? बोलो, यहाँ पे mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फोर्स एक जगह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे mg को खींचा तो नीचे जा रहा है, लेकिन मूव वो ऐसे कर रहा है। इसका मतलब इस mg का कुछ हिस्सा इधर भी काम कर रहा है, कुछ हिस्सा किधर और भी काम कर रहा होगा, तो उसको हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा था। भाई वेक्टर को हम बार बार बताना क्यों बताना पड़ रहा है हमको, कि कोई किसी बॉक्स पे दो फोर्सेस काम कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, एक इधर कर रहा था, एक इधर कर रहा था, 2 न्यूटन कर रहा था, और मान लीजिए ये भी 2 न्यूटन कर रहा था। तो इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे, वो कहीं बीच में आता था, ठीक है, क्लियर है, बीच में कहीं आता था निकल के। अब अगर इस बॉक्स पे हमें इस तरह का सिनेरियो दिया हो कि बीच का ही खाली आपको दिया है कि ये 5√2 ऐसे दे दिया आपको, क्लियर है, बीच का आपको ऐसे दे दिया 5√2 न्यूटन या कोई और किसी तरह से। अब आपको पता है कि अब ये जो बीच का दिया है, रिजल्टेंट दिया है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो एक यहाँ बना दीजिए और एक ऐसे बना दीजिए, तो दो वेक्टर रिजॉल्व हो गए। अब ये बेस के साथ है, बेस के साथ आपको एंगल लेना होता है, एंगल हमेशा ऐसे बेस के साथ ही लिया जाएगा। तो ये थीटा है, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, तो बेस के साथ जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा होगा, अगर इसके साथ बना रहा है तो इसको बेस मान लेंगे, इसके साथ बना रहा है तो इसको बेस मान लेंगे। तो वो जिस भी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ आप क्या लगा देंगे? 5√2 cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, जो भी अगर दे रखी होगी तो ठीक, नहीं दे रखी तो हमने इधर उधर उसके जो रिजॉल्व कर दिया, इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। अब यहाँ पे भी हमको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ये एंगल अगर थीटा है तो अब आप इसको रिजॉल्व तब कर सकते हैं जब आपको ये एंगल या ये एंगल में से कुछ पता हो, है ना? बोलो, तभी कर सकते हैं ना, ये एंगल पता हो या ये एंगल पता हो आपको। तो अब देखते हैं थीटा किस पे जा रहा है, किस एक ही एंगल आपको दे रखा है ये वाला थीटा, तो हम इससे ज्योमेट्री की मदद से इन दोनों एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये थीटा है तो ये एंगल 90 है, ये 90 है, तो इतना सा जो एंगल है ये वाला, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है ना, यही तो होगा 90 माइनस थीटा। अब ये वाला कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये लाइन यहाँ से निकली है, ये लाइन यहाँ की नहीं है, एक्चुअली ये लाइन है यहीं की, ठीक है, वो बनाने में ऐसा हो जाता है, हाँ ये ऐसे जा रहा होगा और ये लाइन इसी के पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखना ये बिल्कुल पैरेलल होता है, ये वाला जो कंपोनेंट है बिल्कुल पैरेलल होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये mg लग रहा था, ये तो क्लियर है, ये लग रहा था mg, ठीक है, मैं mg को फिर से बना देता हूँ, ये mg लग रहा था, ध्यान है, ये देखिए 90, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखो, कुछ लोगों को वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। बोलो, इतना क्लियर है सब बच्चों को जिनको डाउट था?
ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री। अब देखिए थीटा कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम यही एंगल क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले सकते? बोलो कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर चलते हैं। नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे? अरे कहना चाहिए यार, ये तो गलत बात है, हैं? सर कहेंगे। हाँ ये कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई? ये आप क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? ये तो दोनों एंगल में से आप सिर्फ थीटा के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप ये इधर क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, चलिए इसको ले लेते हैं। लेकिन एक रूल तो क्लियर है ना, जिसको लेंगे उसका बेस मानेंगे, और बेस में हमेशा क्या रहेगा, कॉस या साइन? कॉस रहेगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, इसको लेंगे तो ये एम जी कॉस कितना, 90 माइनस थीटा, बोलो। हाँ, और ये वाला कितना होगा? अरे ये वाला कितना होगा? अरे एम जी साइन 90 माइनस थीटा, अरे यही तो होगा। क्लियर है ये वाला, हमने इसको लिया है ना। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया। और एम जी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। आ गया वही, वही आ गया, बदलेगा नहीं। आप चाहे जो लगा लीजिए, आप इसको मान लीजिए, इसको मानिए, आएगा वही। ऐसा थोड़ी ना है कि इधर करने पे कुछ और आ रहा है, उधर करने पे कुछ और आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इतना समझ में आया? आप इस थीटा, आप अगर इस थीटा को लेते तो इधर तो भी एम जी कॉस थीटा डायरेक्ट आ जाता। आपने इसको थीटा लिया तो फिर आपने 90 माइनस थीटा में फिजूल में अपना थोड़ा काम बढ़ा लिया कि वो अब उसको 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, फिर कन्वर्ट करें हम। ठीक है, इसमें क्या है कि थीटा को लेने में फायदा ये है कि कन्वर्ट नहीं करना है आपको, इधर ही बेस मान लिया आपने, वो कॉस थीटा हो गया। अल्टीमेटली आना कॉस थीटा ही है। ठीक है, चाहे कान इधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, या ऐसे पकड़ो घुमा के, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है? दर्द तो होगा। हाँ हाँ, दर्द तो होगा अगर नहीं समझोगे सही से तो। बोलो अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए उसके आगे क्या समझाया था हमने कि रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एन और एम जी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बॉक्स इधर तो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये इधर मोशन हो रही है, सिर्फ इधर मोशन हो रही है, तो इधर वाला फोर्स तो जीरो है, कुछ लग ही नहीं रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर हम F इक्वल टू एम ए लिखें तो इसमें F क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? वो आएगा एम जी, इधर का फोर्स यानी एम जी साइन थीटा, माइनस जीरो है उधर, इक्वल टू हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से ए निकाला जा सकता है आसानी से, जो कि हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ए हो जाएगा आपके एम एम कैंसिल हो जाएगा जी साइन थीटा। यानी ये ब्लॉक जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से किधर मूव करेगा? जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। बोलो अब समझ में आया? सबको? हाँ, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें भी यही चीज़ें सब बनी हुई हैं और ये तो अब समझ में भी नहीं आएगा सही से, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ तो आ ही गया हम लोग को। चलिए भाई ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है, पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए, ये तो मतलब हमने करा ही दिया है कहीं ना पीछे। देखिए एक्सेलरेशन ब्लॉक का तो हमने निकलवा दिया था पीछे, और नॉर्मल कांटेक्ट पूछ रहा था। नॉर्मल कांटेक्ट को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल कांटेक्ट को जी साइन थीटा बैलेंस, जी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन करा चुके हैं अभी पीछे, सेम उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया है उन्होंने। इस पे ये इधर लग रहा है एम जी, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, और इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। खत्म, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, और ये जी साइन थीटा हमने पहले निकलवा दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए दोबारा, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? अरे आ जाओ जल्दी। ये देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरह जैसे हम लोगों ने किया था इसको, तो इसमें भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग ये नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखिएगा।
तब आपको दिखेगा ये अच्छे से, तो आप इसके नोट्स तब बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, बेसिक समझ लिया, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, फिर हम सब मिलाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, उस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन हैं जो भी हम लोग करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग में टेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं। हाँ देखिए, ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड विद आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल का मतलब होता है जिसका स्ट्रिंग का अपना कोई मास ना हो। फाइंड टेंशन एट पॉइंट A, ठीक है, और पॉइंट B। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए टेंशन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि मासलेस अगर नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहता है। ठीक है, अब FBD बनाना, FBD बना लीजिए, ज़्यादा आसान है। FBD बनाना सबसे अच्छा चीज़ है, FBD बनाइए। ठीक है, अलग अलग बनाइए FBD। सबसे पहले अलग अलग स्ट्रिंग उठा लीजिए। पहले तो मान लेते हैं बॉक्स के साथ में M है और यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग है, A वाली है ना। ये स्ट्रिंग कौन सी है, A है। तो पहले A स्ट्रिंग के बारे में मान लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इसको नीचे कितना लग रहा होगा बताइए, mg लग रहा होगा। और इस mg को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे लगने वाली टेंशन T1 मान लेते हैं। तो अगर ये स्टेशनरी है तो ये T1 किसके बराबर हो जाएगा, mg के। क्लियर है, T1 mg के बराबर हो जाएगा अगर ये स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रही है। सिंपल है। तो T1 के पास टेंशन आ गई, ए पॉइंट पे टेंशन आ गई कितनी, mg। अच्छा ऊपर चलते हैं, उसका FBD बनाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे B है और B के ऊपर नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे A था और यहाँ पे था आपका ब्लॉक, ये देखिए M। अब B पॉइंट पे जो है वो उसके नीचे पूरा कितना वेट काम कर रहा है देखना है, क्योंकि उसके ऊपर जो टेंशन है वो पूरे को बैलेंस कर रही है। तो नीचे कितना पूरा वेट काम कर रहा है, अरे नीचे एक तो mg तो हाई है और एक टेंशन भी तो है, ये T1। अरे ऊपर A को अगर मान रहे हैं तो ऊपर है, लेकिन B के हिसाब से देखा जाए तो ये तो नीचे ही की तरफ जाएगी। बोलो M को सपोर्ट कर रही होगी, नहीं, क्या होगा, हाँ क्या होगा, किसका मैसेज, पेरेंट्स आर वेटिंग। हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, जिसके पेरेंट वेट कर रहे हैं वो जाए। अरे बिल्कुल जाओ, बस भी क्लास भी एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास भी एंड कर रहा हूँ मैं, टाइम हो गया है, तो इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। पहले बस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। तो जाएँ बच्चे, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। देखो तो यहाँ क्या होने वाला है बताइए, ये M काम कर रहा है ना, और कोई मास है क्या, ये स्ट्रिंग तो मासलेस है, बोलो नहीं है ना, तो स्ट्रिंग तो मासलेस है। तो B के ऊपर जो टेंशन मान ले T2 होगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, mg के। हाँ तो आप समझ में आया पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसी होगी, सेम mg। यहाँ पे भी mg आ रहा था, यहाँ पे भी mg, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का मास नहीं है ना अपना कोई। अगर स्ट्रिंग का मास होता तो सोचो B के नीचे मास बढ़ जाता ना, इतनी स्ट्रिंग का भी तो मास ऐड होता ना इसमें। अरे यार हाँ, और अब बी के ऊपर जो टेंशन होती है उसको ज्यादा मास को बैलेंस करने के लिए नहीं, टेंशन ज्यादा होती, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेंशन बढ़ती चली जाती, क्योंकि उसके नीचे का मास ज्यादा होता। सबसे ज्यादा टेंशन तो यहाँ पे होती, लेकिन कब, अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती। क्लियर है, स्ट्रिंग का भी मास होता, लेकिन सिंस स्ट्रिंग इज मासलेस तो फिर आप पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी बढ़ते चले जाइए, हर जगह आपको टेंशन कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा बताओ इसमें से, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा होगा, सी, बिल्कुल, तीनों दोनों बराबर। हाँ ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग के मासलेस होने की वजह से ये हुआ है और कुछ नहीं है। हाँ अब बताइए, देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है 2 blocks of mass 4 kg and 6 kg are attached in a vertical plane with the help of ideal springs. Find the tension at points. ठीक है, इन पॉइंट्स पे टेंशन पूछ रहा है, क्या होगी, कैसे निकालेंगे। ऑप्शन ए, बी, हाँ कॉन्सेप्ट बता दिया है हमने तो आसान हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है। देखिए FBD बनाओ, बहुत आसान हो जाएगा। FBD बनाओ, देखिए चलिए सबसे पहले FBD बनाते हैं हम लोग 6 kg का। 6 kg पे नीचे लग रहा है 60 है ना,
60 हो गया ना mg। हाँ, ऊपर टेंशन कितना होगा अगर ये स्टेशनरी है, T2 T1 मान लेते हैं, जो भी मान लो, तो T1 यहाँ से कितना आ रहा है 60, तो बहुत आसान हो गया। 60 T1 किस में है, एक ही ऑप्शन में है वैसे देखा जाए तो। अच्छा ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं तो 4 kg पे आते हैं। अब यहाँ पे जो टेंशन है मान लेते हैं इसको T2, इसके नीचे टोटल वेट कितना 10 kg है, साफ साफ दिख रहा है। इसके नीचे 4 kg है और प्लस ये 6 kg, तो ऐड करके लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। अब T सर आंसर तो आपकी रिपीट हो रही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 100 क्योंकि 10 mg करोगे ना 100, तो यहाँ से आपका T2 आ रहा है 100। T2 मतलब A पे टेंशन 100 है और B पे टेंशन है 60, तो A पे 100 यानी A ऑप्शन होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। A पे 100 आ रही है टेंशन और B पे 60। बोलो समझ में आया, क्लियर है, आसान है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइडियल केस मान रहे हैं। आइडियल का केस मतलब क्या होता है, हाँ शाबाश, आइडियल का मतलब स्ट्रिंग मासलेस है। आइडियल इसीलिए क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रिंग दुनिया में बनी नहीं है, ठीक है, दुनिया में यूज़ नहीं हो सकती ऐसी स्ट्रिंग। हो सकती है क्या, अरे है क्या है, कोई ऐसी स्ट्रिंग है m1 जो ऑलमोस्ट मासलेस हो। कैसे बनेगी आप बताइए हमको। उसमें इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मासलेस हो। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास होता है नहीं होता है, यस सर, वो तो होता ही है। तो ऑलमोस्ट कहाँ से कह दोगे तुम, ठीक है, ऑलमोस्ट कहाँ से कह दोगे। अब ये मैसिव स्ट्रिंग है और कह रहा है टेंशन फाइंड करिए इसमें, एज शोन इन द फिगर फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट बी लोअर एंड ए मिड पॉइंट। मैसिव स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ऑप्शंस भारी है, भारी है यानी मास है ना, मतलब आइडियल स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है। ऑप्शंस ऑप्शंस क्या करोगे तुम बताओ, आंसर अपना निकाला है तुमने, मतलब तुक्के मारना है क्या ऑप्शन में। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें नई चीज पता चलने वाली है। एमजी लगेगा। क्या लगेगा, बड़ा M ऑन G है, A पे mg प्लस छोटा m ऑन G। चलो हम ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे अच्छे से, और आप लोग सोचिए इसके बारे में अच्छे से। सर हो गया। हो गया, अरे वाह क्या बात है, बताइए भाई क्या आ रहा है। लोअर एंड पे FBD बनाओगे तो हो जाएगा जल्दी। लोअर एंड पे कैपिटल एमजी आएगा, बिकॉज़ कैपिटल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज हाइयर। और मिड पॉइंट पे ए पॉइंट पे तो कैपिटल M और G प्लस 2mg, वो उसमें 2mg में m छोटा है अपन का। बट सर वो 2m तो पूरे का मास है, पूरे स्ट्रिंग का मास है, तो अगर वो मिड पॉइंट है तो उसका हाफ होगा। अच्छा यस सर, mg होगा बस। चलिए देखते हैं तो क्या। सर ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। पुल ऑफ द स्ट्रिंग T अपवर्ड है, पुल ऑफ द अर्थ mg डाउनवर्ड है, तो टेंशन तो आ गई mg, मतलब b की तो श्योर है, a का डाउट mg होगा। यस सर। हाँ, तो और किसका पता करना है, हाँ तो वो आएगा आपका m प्लस एम जी T डैश, यानी उसका मिड पॉइंट का, यही आ रहा है, देखो ध्यान से। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। चलिए कंग्रेचुलेशन, आप लोगों को समझ में आ गया पूरा, ठीक है, क्लियर है, आसान है, समझने की कोशिश करेंगे तो आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इतने हिस्से को अलग कर लीजिए, FBD बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ आपके लिए। इतने हिस्से को आपने अलग कर लिया, ये इतना हाफ है ना स्ट्रिंग का, तो इतना हिस्से का मास कितना होगा, पूरे का मास m है, 2m है सॉरी, तो इतने का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा, क्लियर है। बाकी mg तो नीचे लग ही रहा है, तो m mg में ऐड हो जाएगा, और ये बेचारी जो टेंशन ऊपर वाली है बेचारी दोनों को बियर करेगी, है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के बराबर हो जाएगा, जैसे भी हम पीछे समझ रहे थे। बोलो क्लियर है। तो एक ये m, ये दोनों m ऐड करिए, mg तो साथ में रहेगा ही। सबको समझ में आ गया, आई होप, नहीं आया तो पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बढ़िया, स्टार्ट कर लेते हैं।
तो कह रहा है ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग 200 न्यूटन है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये भाई कोई भी हमने बताया ना था कि जो टेंशन है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, पता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का क्या मतलब है, समझिए ध्यान से। जैसे अभी मान लेते हैं ये आपने इसको, ये दिख रहा है ना आपको, मैं वायर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसको समझ लो। अब इस स्ट्रिंग को मैंने ऐसे थोड़ा सा खींच रखा है, तो जितने फोर्स से मैं इसको खींच रहा हूँ ये टूट तो रही नहीं है, नहीं टूट रही है, नहीं टूट रही है, तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि इसने अपोजिट डायरेक्शन में उतनी टेंशन डेवलप कर रखी है ना। यही तो मतलब है कि मैंने इसको जितने फोर्स से खींचा है उतनी ही फोर्स, उतनी ही अमाउंट की टेंशन इसने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी और वो बैलेंस हो गया मेरे फोर्स से। तो यानी कि मैं इसका, अगर मैंने फोर्स कम कर दिया तो टेंशन भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी अगर मैंने फोर्स और बढ़ा दिया तो टेंशन और बढ़ जाएगी, है ना। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, यानी आप फोर्स बढ़ाते जाइए टेंशन बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी कोई अपनी लिमिटेशन होगी। जब तक ये हमें इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसकी जो टेंशन है, इसकी जो मैक्सिमम टेंशन है वो मेरे लगाए गए फोर्स से ज्यादा ही रहेगी। अगर अगर ऐसा होता रहेगा तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये मतलब इसकी जो टेंशन है वो काफी ज्यादा है। तो अगर मान लो मैंने फोर्स लगाया, बहुत 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 फोर्स लगाया, और ये मतलब अपनी सारी टेंशन लगा कर भी मेरे फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाई और ये टूट गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो टेंशन, मतलब जितनी इसके पास मैक्सिमम टेंशन थी, अगर मैंने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो और तो फिर ये ब्रेक कर जाएगी। उसको कहते हैं ब्रेकिंग टेंशन, समझ गए? उसको कहते हैं ब्रेकिंग टेंशन। तो हर एक स्ट्रिंग की ब्रेकिंग टेंशन अलग अलग होगी। हो सकता है कोई 10 न्यूटन पे ही टूट जाए, वो पतला सा धागा है, आपने थोड़ा सा खींचा, वो 10 न्यूटन लगाया, वो 10 न्यूटन कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो टूट गया। कोई हो सकता है 50 न्यूटन पे भी ना टूटे, कोई हो सकता है 100 न्यूटन पे जाके टूटे, है ना, कोई 200 न्यूटन पे टूटे। तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग टेंशन। मतलब जिस फोर्स को पे आकर जिस फोर्स पे टेंशन टूट जाए, यानी 200 न्यूटन का मतलब ये 200 न्यूटन से ज्यादा जैसे ही लगाओगे वो टेंशन टूट जाएगी, मतलब वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। अब बात समझ में आई ब्रेकिंग टेंशन का मतलब क्या है? अब जैसे ये स्ट्रिंग है आपके सामने बनी हुई है, तो ये स्ट्रिंग की ब्रेकिंग टेंशन 200 न्यूटन है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉय कितना लगा सकता है? बॉय उससे लटका हुआ है, ठीक है, सपोज करते हैं वो या अगर ऊपर चढ़ रहा होगा, ऊपर चढ़ रहा है। अब ऊपर चढ़ रहा है तो वो स्ट्रिंग को खींच रहा होगा नीचे, अब खींचेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा उसमें, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा के ऊपर चढ़ सकता है कि वो टेंशन ना टूटे, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले बताओ, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से पहले इसको, आसान है, समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। क्या हो गया? चलो ऑप्शन ए आ रहा है, एक सेकेंड, देखो यार ये चार्ज नहीं है, मुझे लगता है पेंसिल, अभी भी स्टार्ट हो गया। तो हम करेंगे क्या इसमें? सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें करना क्या है कि अभी पेंसिल चार्ज हो रही है, तो थोड़ा सा मैं तब तक मैं कुछ समझा देता हूँ कुछ, कि ये इसके ऊपर लटका हुआ है, इसको पकड़ के ये नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो इसका वेट नीचे कितना काम कर रहा है पहले ये बताइए, विजुअलाइज करिए। देखिए 10 केजी तो बॉय का मास है, वेट कितना होगा नीचे की तरफ? 100 न्यूटन। हाँ, और ऊपर मैक्सिमम टेंशन है 200 न्यूटन की, ठीक है। तो 100 न्यूटन है तब तो अभी तो टेंशन कुछ टूटने उठने वाली नहीं है, ये आराम से ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन ऊपर चढ़ते टाइम जो एक्सेलरेशन होगा वही हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं, F इक्वल टू ma। अच्छा, रिजल्टेंट जो टेंशन है वो ऊपर की ज्यादा रहेगी, तो जब तक वो 200 न्यूटन मैक्स ज्यादा है तो हाँ ऊपर ज्यादा रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है और वो ऊपर चढ़ ही रहा है। तो F इक्वल टू ma में F की जगह पे आप रिजल्टेंट टेंशन रखिए, रिजल्टेंट फोर्स रखिए, और m की जगह मास हो जाएगा बॉय का, और a निकालना है m को, तो वो a क्या होगा? 10 होगा। बाकी लोग निकालें, बाकी लोग बताएं क्या होगा।
10 ही आ रहा है। चलिए देखते हैं चार्ज हुई होगी। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा जिसको हम कहेंगे mg, ठीक है, नीचे mg काम कर रहा है, mg, और ऊपर इसको बैलेंस कर रही होगी टेंशन T, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर चढ़ना है, टेंशन को नहीं टूटना है, तो किसको ज्यादा होना पड़ेगा, mg को या T को, जल्दी बताओ। T को ज्यादा, हाँ T को ज्यादा होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो T माइनस mg होगा ना रिजल्टेंट फोर्स, बोलो, ये mg माइनस T। हाँ, टी माइनस एम जी होगा, इतना समझ में आ गया ना सबको, टी माइनस एम जी होगा, टी माइनस एम जी, और ये एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एम क्या लेंगे, एम तो उसका मास होगा, इसका कितना मास है 10 kg, तो 10 kg यहाँ रख दिया हमने, कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा नहीं पता, ठीक है, सिंपल इक्वेशन बन गई। अब टी है, टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 200, माइनस एम जी कितना है 100, ठीक है, और यहाँ आ गया आपका 10a, तो यहाँ आ गया आपका 100 इक्वल टू 10a, और जो दे देगा हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन लगाएगा तो, अगर इससे ज्यादा, हाँ स्ट्रिंग टूट जाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलिए। इसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बताएं, चलें आगे। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा सोल्यूशन दे रखा है उन्होंने, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की। चलिए ये बताइए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया, अच्छा सा, अच्छे से सोच समझ के, हम बार बार बोलते हैं ना सोच समझ के, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। रिजुल को मिलते हैं जल्दी जवाब देने के लिए पूरे 50 पैसे हैं, ऑप्शन डी। बाकी लोग सब ऑप्शन डी सही है। क्या, हाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 90 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद विच ही कैन क्लाइंब अप विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। तो भाई ये भाई साहब जब इससे जैसे ही आके लटकेंगे वैसे ही इनके ऊपर नीचे एमजी लगेगा, हाँ एमजी लगेगा, और एमजी कितना हो जाएगा, ये अगर एमजी हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, और ये ऊपर लग रहा है सिर्फ 90 न्यूटन, तो पकड़ते ही स्ट्रिंग टूट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और अच्छे से बनाया जा सकता था, पता है कैसे, बताओ कैसे, कोई बताएगा। इस क्वेश्चन को घुमा के, इस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय, नहीं एक्सेलरेशन यहाँ कहाँ निकाल लोगे तुम, जब वो टूट ही जाएगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल लेगा कोई, और कोई बताएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते थे, और अच्छा कैसे बना सकते थे, बताओ। यही तो सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत अभी भी दिख रहा है तो बहुत आसान था, इसको और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जा सकता था। बोलिए, दिख रहा है, ब्लर हो गया, क्या ब्लर हो गया, अभी सही है। तो मैं क्या पूछ रहा था बताओ। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है क्या, सही तो है, मेरी आंसर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन ये बन सकता था कि वो इस स्ट्रिंग से ऊपर तो नहीं चढ़ सकता क्योंकि टूट जाएगी वो पहले ही बार में, क्या नीचे आ सकता है बीच में पकड़ के कहीं से, ये बताओ, क्या नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है ना, बोलो भाई, नीचे आने के लिए उसको पूरा जोर से पकड़ने की जरूरत तो है नहीं,
जब वो स्ट्रिंग को आप जैसे पकड़ेंगे, जितना तेज पकड़ेंगे, जितना हार्डली पकड़ेंगे, ऐसे देखिए स्ट्रिंग को आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं हल्की लूज छोड़ के, बहुत टाइट भी पकड़ सकते हैं। तो आप जितना फोर्स को कम करेंगे उसी हिसाब से टेंशन एडजस्ट होती है। बोलो, सेल्फ एडजस्टिंग इसी को बोलते हैं। सोचो ध्यान से, अब अगर मान लो आप ऊपर चढ़ रहे थे तब तो आपको पूरा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आपका वेट लटक जाएगा ना उस पे, उसमें आप हल्का नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं, ग्रेविटी नीचे खींच रही है आपको। क्लियर है? लेकिन अगर आप नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरते टाइम तो आप स्ट्रिंग को हल्का हल्का और तेज कर सकते हैं। बोलो, बहुत हल्के से पकड़ के भी नीचे आ सकते हैं, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे नीचे आता है। देखो, सोचो सोचो, विजुअलाइज करो। देखो, जब नीचे आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेज पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, हल्का सा भी सपोर्ट रहे तो आप उससे नीचे आ जाते हैं लगते लगते। लेकिन ऊपर चढ़ने में आपको पूरा तेजी से कस के पकड़ना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है कितने लोगों को? भाई, ऊपर चढ़ने में तो हमें पूरा पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उतरने में कभी देखा हो, कभी रस्सी से अगर उतरे हो और नहीं भी उतरे हो तो भी ऐसे ही समझो कि अगर नीचे से हाथ ऐसे लाना है आपको, तो आपको हल्का फुल्का सपोर्ट भी चलेगा। आप बहुत ज्यादा ना पकड़िए, उतना ना पकड़िए जितना वो टूट जाएगी टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन से कम रखकर भी आप नीचे आ सकते हैं। इतनी समझ में आ रही है बात? तो अगर ये पूछता कि बताइए कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आए कि वो ना टूटे, तो बताओ क्या कैसे लगाते हैं? अगर वो ये पूछता कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे आए कि वो ना टूटे, स्ट्रिंग ना टूटे, अब क्या करते? सोचो जरा। आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बाकी लोग, बाकी लोग 1 क्यों होगा? $90 लगाना पड़ेगा। मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं हम, यहाँ मैक्सिमम थोड़ी ना पूछेगा। ध्यान दो, मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। हाँ, तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? 10। 1 कितना आ रहा है? हम्म देखिए, अरे आसान है। अब जब नीचे आ रहा है वो, मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखेंगे आप? कैसे होगा? F=ma है। तो अब यहाँ पे 100 न्यूटन माइनस 90 हो जाएगा। देखो, नीचे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? नीचे की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई बताएगा? नीचे की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हाँ, जितना वो चाहे कैसे हो सकता है? जितना कैसे हो, हाँ, जितना कैसे हो सकता है? हाँ, जी होगा, बिल्कुल सही, मैक्सिमम जी होगा, लेकिन जी तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, टूट जाएगी स्ट्रिंग। तो मैं मिनिमम पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट फोर्स आप निकालते हैं अगर, तो एम आ जाएगा यहाँ पे 10 a, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इस तरह से क्वेश्चन को अगर अगर आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलते हैं आगे, बोलिए। हम्म। ठीक है, तो अब डाउनवर्ड है तो वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने साइन ऊपर का पॉजिटिव लिया, जैसे हम लोगों ने ले रखा है नॉर्मली, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, ये ब्लॉक है। तीन ब्लॉक है, सपोज करिए। ठीक है, एक है आपका 3 kg का, एक है 4 kg का, ठीक है, एक है 5 kg का। आपसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ फोर्स इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, ये मान लेते हैं एक बेस है नीचे जिसपे ये रखे हुए हैं, इस तरह से। क्लियर है? दिख रहा है सब? क्या पूछ रहा है? पूछ ही रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, acceleration of blocks, also tension in a string
1 and 2। कैसे करेंगे? देखिए, चलिए समझाते हैं। देखिए टेंशन, ये सब बंधे हुए हैं ऐसे स्ट्रिंग से, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रिंग से बाउंडेड है। अब ये 1 है, ये 2 है, दो स्ट्रिंग है 1 and 2। अब ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। ये इस तरह से है, और ये स्ट्रिंग है इनके बीच में। ये 3 kg है, ये 4 kg है, ये 5 kg है। और इसको इधर खींचा जा रहा है F = 120 न्यूटन से। सब बंधे हुए हैं आपस में। अब चलिए देखते हैं इनके बीच में जो टेंशन डेवलप होंगी वो क्या होंगी। ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। सबसे पहले में मान लेते हैं इधर टेंशन होगी, क्योंकि इस फोर्स को अपोजिंग टेंशन होगी ना T1। बोलिए, पहले वाले फोर्स को अपोज कर रही होगी टेंशन T1, ठीक है। स्ट्रिंग सेम है। अब इधर इसको अपोज कर रही है, ये बॉक्स इधर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। इतने से इसी T1 के साथ ये इधर खींच रहा होगा। हमने बताया था अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें टेंशन सेम रहती है, याद करिए, कल ही हुआ था ये। तो ये बॉक्स इधर खींच रहा होगा उसी सेम टेंशन से T1 से, ठीक है। अब इस T1 को इधर एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई ना, अब ये तो यहाँ टेंशन बदल जाएगी, तो यहाँ एक और टेंशन इसको इस T1 को अपोज कर रही होगी, वो होगी T2। और उसी T2 से ये वाला बॉक्स भी इधर खींच रहा होगा, ये इस तरह से। तो अब आपको टेंशन निकालनी है पहली दूसरी स्ट्रिंग में, और एक्सीलरेशन भी निकालना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला उठा लेते हैं एफबीडी, कोई भी, जैसे 3 kg वाला है, चलो 3 kg वाले को एफबीडी बनाते हैं। तो 3 kg वाले की एफबीडी क्या आएगी बन के? 3 kg, टेंशन कितनी लग रही है इधर? T2, बोलिए, यही आएगी ना? अरे बोलो भाई, यही तो आएगी। हाँ, टेंशन लग रही है, दिख नहीं रहा? अच्छा अच्छा, मैं आ गया बीच में, तो मैं वहां नहीं लिखता हूँ, यहाँ ठीक है, तो दिख रहा होगा। तो अब इसके लिए एफबीडी क्या बनेगा, F = ma अगर हम लगाएंगे तो दूसरी साइड तो कोई फोर्स है ही नहीं, इधर तो कोई फोर्स नहीं है ना, इधर तो फोर्स 0 है, इधर तो कोई खींच नहीं रहा है उसको। तो क्या आएगा, T2 -0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma मतलब 3 है, तो T2 = क्या आ जाएगा, 3 है। बोलिए, इतना सही है? इतना समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से, किसी को डाउट हो तो बताए। पहले का एफबीडी तैयार हो गया, दूसरे का एफबीडी बनाते हैं। चलिए उसके बगल वाला फोर का एफबीडी क्या आएगा, तुम लोग भी बनाते चलो साथ साथ। 4 का एफबीडी क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका 4 kg। और इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पे इधर लग रहा है टेंशन T1, और इधर कितना लग रहा है, T2। देखिए ध्यान से। अब T1 ज्यादा होगा T2 से, तभी ये इधर खींचेगा। बोलो, T1 > T2 है, तो T1 > T2 है, तो क्या मतलब हुआ इसका, T1 - T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 है। देखो ध्यान से, 4 ही होगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आपको वेरिएबल मिलना है हम लोग को। अब तीसरा बचा है, यही बना लूं मैं सोच रहा हूँ, तो इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, मेरे पीछे चला जाएगा ये। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में तो आ ही गया। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट वाला बॉक्स,
लास्ट वाले बॉक्स पे क्या है, 5 kg फोर्स लग रहा है इधर आपका, कितना 120 न्यूटन बोलो, और इधर कितना लग रहा है T1, तो कौन सा ज्यादा होगा, 120 न्यूटन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। हाँ, 120 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5A, बोलो ये तो होगा। अब 3 हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन आपने देखी, ठीक है, पहली इक्वेशन कौन सी थी, पहली ये वाली 3A वाली इक्वेशन, ठीक है। मैं थोड़ा अपना आपको छोटा कर देता हूँ, और चलो भाई ऊपर चलो, ठीक है। तो पहली कौन सी बनी हमारे पास, ये अब बताइए तीनों से हम कैसे निकालेंगे, ये पहली थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, पॉसिबल है। कुछ और भी जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड को ऐड करने से क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, टी वन की वैल्यू कितनी आ रही है, ऐड हो जाएंगे वो राइट साइड वाले 7A, और T1 की वैल्यू पुट करते हैं थर्ड में, यहाँ, हाँ, T1 की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे तो A कितना निकलेगा, 120 माइनस 7A इक्वल टू 5A, तो 12A इक्वल टू 20, A इज इक्वल टू 10, A आ गया 10, A आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अरे तो रुकोगे, मतलब हो सकता है हम आगे बताने वाले हों वो तरीका है, नहीं रुकना है, बोलो फिर, तो 10 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू पुट करते चले जाइए, T2 वाली इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो T2 कितनी आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी, 30 न्यूटन, सबसे पहली इक्वेशन में रखिए 10, 30 आ गई। अच्छा अब यहाँ देखिए T1 निकालना है आपको, T1 तो यहाँ 7A आया ही था, तो 70 न्यूटन आ जाएगी, तो T1 7A आया था, तो T1 यहाँ से आपको मिलेगा 70 न्यूटन, और अब क्या बचा, बस T1 T2 तो निकालना था हमें, दोनों आ गए 70 न्यूटन और 30 न्यूटन, बोलिए समझ में आया। तो हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, और क्या निकाला हमने, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकाल लिया। अब हम लोग दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, इसके और भी मेथड है करने का। हाँ अब बताओ तुम क्या बता रहे थे। हाँ वो उसका दूसरा मेथड है, हम उसी पे चल रहे थे अभी, कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। एक मिनट में इसको एडजस्ट करता हूँ, और वो दूसरा मेथड क्या है, आसान है, कल हम लोगों ने इस पर कई क्वेश्चन किए भी थे। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ सबको आप, क्योंकि स्ट्रिंग का तो अपना कोई मास है नहीं, तो आप ऐड कर दीजिए सबको। तो आप सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, इन सबको ऐड कर दीजिए, आप सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे तो इसको एक आप सिंगल बॉडी मान लीजिए, ठीक है। सिंगल बॉडी 9 3 12 है, 9 3 12 हो गया, तो 12 kg, और ये इधर लग रहा है 120 न्यूटन, इधर 0, ठीक है। तो ये जा रहा है राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन माइनस 0 इक्वल टू 12A, है ना। तो ए आ गया यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग होने का ये फायदा है। क्लियर नहीं आ रहा क्या तुम लोग को वीडियो, चलिए कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सही आएगी, यहाँ कनेक्टिविटी की वजह से ब्लर होगा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर मिलेगी। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टेंशन भी निकाल सकते हैं सबकी, भाई जब वो आ गया तो टेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्योंकि हम वो तो बना रखा है, हर एक की टेंशन देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल जाएगी आपकी। सबसे पहले 3 kg वाले पे आते हैं। 3 kg इधर क्या लग रहा है आपका, इधर से ये T2 मान लीजिए, T2 लग रहा था, ठीक है, तो T2 3A आ रहा था, इक्वल टू 3A, तो T2 आ गया आपका 30 न्यूटन। बोलिए क्लियर है? हाँ, इसी तरह से 5 kg के लिए निकाल, 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 5 के लिए भी निकाल सकते हैं, वही इक्वेशन बनेगी, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप अलग अलग निकालिए, सिंपल आएगा। 5 kg के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 kg में इधर T1 लग रही है, तो 120 माइनस T1 इज इक्वल टू 5A हो जाएगा, है ना, 50। तो 50 इधर आएगा, T1 उधर चला जाएगा, तो कितना होगा, 70 आ रहा है। देखो इसमें, इस वाले के लिए देखिए ध्यान से कि 120 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5A, 5A मतलब 50, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 70 न्यूटन। हाँ, निकाल सकते हैं, मासलेस है तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते हैं, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया, ऐसे ही हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते हैं। चलो एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ठीक, ये आया नीचे स्ट्रिंग, और इससे एक बॉक्स बॉक्स एसोसिएटेड है, ये लटक रहा है, ये है आपका 4 kg, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग और नीचे जाती है, दूसरी स्ट्रिंग मतलब फोर्स, हाँ 150 न्यूटन फोर्स, ये आ जाएगा आपका 3 kg। और एक और मान लेते हैं, चलिए ये आ गया आपका, अच्छा अच्छा हम हट जाते हैं, फिर बना लेने दो। दिख रहा है, ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 3 ब्लॉक्स हैं जिनके मास है 4 kg, 3 kg एक आइडियल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग मतलब मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। ए पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगाया जा रहा है 150 न्यूटन का, ठीक है। टेंशन निकालनी है आपको स्ट्रिंग्स में, तीनों में, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। क्यों, ग्रेविटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? चलिए बताइए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले निकालिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालिए,